जय हिंद मित्रों। आज जो हम पढ़ने वाले हैं हम एक्सरसाइज 7 के बारे में, जिसका नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। पहले देख लेते हैं कि इसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, अर्थात इस एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन से हमें सूत्र पढ़ने हैं और उनको कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एक्सरसाइज 7.1 के अंदर केवल एक ही सूत्र है, जिसका नाम है दूरी सूत्र। यानी हम ये दूरी सूत्र पढ़ेंगे कि दूरी सूत्र कौन सा होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद जो एक्सरसाइज 7.2 है, उसके अंदर ये दो फॉर्मूले हैं। यानी ये एक्सरसाइज 7.1 के अंदर हमने दूरी सूत्र को जान लिया कि कैसे ऐसे दूरी सूत्र निकालते हैं और इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो हमारी जो 7.1 है वो एकदम पूरी क्लियर हो जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे 7.2। उसके अंदर अपने दो फॉर्मूले हैं, एक है मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना और विभाजन सूत्र। तो ये उसके दो फॉर्मूले हैं। आपको एक भी फॉर्मूला रटना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इनको हम अच्छे प्रकार से समझेंगे और ये भी सीखेंगे कि इनको अप्लाई कौन सी जगह पे करते हैं। यानी सवाल देखते ही हमें ये पता लग जाएगा कि इन चारों फॉर्मूलों से यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। तो आप इनको बेफिक्र रहिए, इनको अभी देखेंगे, एक एक प्रश्न को देखेंगे, एक एक सूत्र को समझेंगे कि कैसे निकलता है। फिर एक्सरसाइज जो 7.3 आएगी, उसके अंदर हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र। ये क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र है, अभी आपको बिल्कुल नहीं सीखना है कि इनको कैसे याद करें, कैसे क्या करना है। एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी हम बात करते हैं प्राचीन काल में। प्राचीन काल का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा इतिहास, मतलब 9th क्लास के बारे में। 9th क्लास में हमने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी थी और उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था वो पहले जानना जरूरी है, क्योंकि ये सूत्र हमें तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमें थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होगी कि दूरी सूत्र में x2 x1 क्या चीज़ होती है, कैसे इनको निकालते हैं। तो एक बार हम क्लास 9 10th पे चलते हैं और देखते हैं कि हमने 9th में क्या पढ़ा, कुछ बेसिक जानते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति का मतलब इसके अंदर हमें बिंदुओं को दर्शाना होता है। ये जो खड़ी लाइन होती है अपनी, इसको हम y अक्ष कहते हैं, और जो अपनी आड़ी लाइन होती है इसको कहते हैं हम x अक्ष। अब x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जैसे मैंने कहा कि यदि अपनी खड़ी लाइन है तो इसको कहते हैं हम y अक्ष, और जो आड़ी लाइन होती है ये वाली, इसको कहते हैं x अक्ष। अब यदि मैं इन दोनों को क्रॉस कराता हूँ ऐसे, तो ये जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं अपने 0,0। यानी यहाँ तक हमने पढ़ा कि ये अपनी तो y अक्ष होगी खड़ी लाइन जो है, और जो अपनी आड़ी लाइन है उसको क्या कहेंगे हम, x अक्ष कहेंगे, और जिस स्थान पर ये दोनों काटेंगी उसको कहेंगे हम मूल बिंदु। अब देखिए, नंबर 1, बिंदु, यदि कोई भी एक बिंदु लिखा हुआ मिलेगा हमें, तो उसके जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं x, y। x, y ऐसे समझते हैं, जैसे मैंने एक बिंदु लिखा कोई भी, जैसे 3 4, मैंने मान लिखा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इसमें जो पहला जो मान लिखा हुआ है ये अपना x अक्ष का मान है। यानी ये जो बिंदु है ये अपनी इस लाइन पर कहीं पर भी स्थित हो सकता है, जबकि दूसरा जो बिंदु है ये अपना y अक्ष का मान होता है। यानी ये जो बिंदु है y, ये अपनी इस लाइन पर स्थित होगा। तो जब भी हमें कोई बिंदु दिया जाएगा तो उसको हम पहले जो मान होता है उसमें x होता है, बाद में y। यानी मैं कहूँ कि y पे कोई एक बिंदु है -3, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, ये तो y का मान है, और मैं लिख दिया x पे कोई बिंदु है अपना -3। तो इसको यदि मुझे एक साथ लिखना है इस तरह ब्रैकेट के अंदर, तो कैसे लिखेंगे हम, हमने अभी जाना है कि जो ब्रैकेट के अंदर पहला मान होता है वो अपना x का होता है और दूसरा मान किसका होता है, y का। तो पहला मान क्या है इसके अंदर, x वाला, ये तो अपना y का है, तो जो बाद में आएगा पहले लिखेंगे x वाला। तो x का मान है अपना पहला -3, और फिर y का लिखेंगे कितना है 2। यानी इस तरह हम बिंदु को लिखते हैं। कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे हम कि 2, -3, क्योंकि हम देखेंगे कि जो हमारा पहला बिंदु आता है वो तो x होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, y। पर हमने इसमें क्या किया, पहले हमने इसको y को लिख दिया, फिर बाद में हमने जो x वाली लाइन है इसका बिंदु लिखा -3। तो ये क्या है अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति के अंदर ये कहा गया है कि जब भी हम बिंदु लिखेंगे तो उसमें जो पहला बिंदु होना चाहिए वो x का मान होना चाहिए और दूसरा किसका होना चाहिए, y का। यदि आप पहले y का मान लिख देते हो और बाद में x का मान लिखता हो तो वह गलत माना जाएगा।
फिर हम नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा करते हैं कि नेक्स्ट हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था। देखिए ये बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सवाल करेंगे तो वहाँ पे आएगा यदि कोई लाइन एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करती है तो उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पहले हम जानेंगे एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करेंगे तो निर्देशांक क्या होंगे, तभी हम उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। फिर देखते हैं हम मूल बिंदु। मैंने बताया कि मूल बिंदु जो होता है, मूल बिंदु कहते हैं जहाँ पे हमारी एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और मूल बिंदु के निर्देशांक याद रखना है 0,0। यानी यदि क्वेश्चन आता है कि यदि x बराबर 0 और y बराबर 0 हो तो वह कौन सा बिंदु स्थित होगा या वह कहाँ स्थित होगा, तो वो कहाँ स्थित होगा, जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वहीं पे वह बिंदु स्थित होगा। और उस बिंदु का नाम क्या लिख देंगे हम, वह बिंदु होगा अपना मूल बिंदु। अगली हम बात करते हैं। देखिए 9th क्लास में कई बार हमें भुज और कोटि के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे यदि सिंपल मैंने एक बिंदु लिखा 3,4। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए 3,4 में से y का मान ज्ञात करके बताइए, तो आप जानते हैं कि हमने तो ये पढ़ा है कि पहला मान तो x का होता है और दूसरा होता है y का। और मैंने क्या पूछा है कि y का मान कितना होगा, तो आप कह देंगे सर y बराबर 4 होगा। यदि इसमें से x का मान पूछा जाए तो आप कहोगे कि x बराबर कितना हो जाएगा 3। लेकिन यदि इनको घुमा दिया जाए, यानी x और y की जगह अब आपसे पूछा जाएगा, मतलब 9th क्लास में पूछा जाता था कि यदि आपको हम बिंदु दे रहे हैं जिसके निर्देशांक है 3,4, तो आप हमें इसमें से भुज और कोटि का मान बताइए। ये हम 9th क्लास में पढ़ते थे, अपने 10th में ऐसा कुछ है नहीं सिलेबस के अंदर। तो अब हम कंफ्यूज हो जाते थे कि इसमें से भुज क्या है कोटि क्या है। चलो हम जानते भी हैं कि भुज और कोटि इन्हीं में से निकालना है, पर हमें ये पता नहीं लगता था कि इसको भुज कहते हैं या फिर इसको कहते हैं, और इसको कोटि कहते हैं या फिर इसको कोटि कहते हैं, कौन से को क्या कहते हैं। तो इन्हें सिंपल से याद करना है कि जो एक्स अक्ष का मान होता है उसे ही हमें भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज। तो इसका मतलब एक्स अक्ष का मान कितना है अपना 3, तो जो 3 है ये क्या हो जाएगा अपना भुज हो जाएगा। और जो वाई अक्ष पर जो मान स्थित होता है उसे हम कोटि कहते हैं। यानी वाई अक्ष पर जो बिंदु है अपना कितना 4, तो ये क्या है अपना, इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे कोटि। तो आई होप आप इन्हें भुज और कोटि को समझेंगे। लेकिन बात ये होती है अभी तो हमने सीख लिया कि भुज क्या होता है, कोटि कौन सी होती है। लेकिन जब हम 1-2 महीने या 4 महीने हो जाते हैं पढ़ने के बाद, तो हमें ये पता ही नहीं चलता है कि एक्स वाले को भुज कहते हैं या वाई वाले को भुज कहते हैं। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, वो क्या है कि यहाँ यदि हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष को देखें तो इसमें से पहले कौन सी अक्ष आती है अपनी एक्स अक्ष, फिर आती है वाई अक्ष। भुज में देखें तो भुज बनता है अपना बी से और कोटि बनती है अपनी सी से। यानी इसमें पहले x आता है बाद में y, और यहाँ पे पहले क्या आ रहा है b और पहले बाद में c। यानी जो पहले आएगा वो पहले के पास जाएगा और जो बाद में आएगा वो बाद में पास जाएगा। यानी x अक्ष पर बिंदु होगा तो उसे भुज कहेंगे और y अक्ष पर स्थित होगा तो उसे क्या कहेंगे हम कोटि कहेंगे। यहाँ तक अपने तो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज थी। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, और जब आगे जाएंगे हम अब अपने 10th क्लास में यहाँ से वो सवाल पूछना स्टार्ट कर देगा आपसे। सवाल कैसे पूछेंगे, देखिए प्रश्न कहेगा यदि x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। प्रश्न ये कहना चाहता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया, मैंने एक बिंदु लिखा 3,4। मैंने कहा कि बिंदु 3,4 को मुझे इस पर दर्शा के बताइए कि हम 3,4 को कहाँ दर्शाएंगे। तो देखिए 3,4 को कैसे दर्शाएंगे हम, हमें पता है x का मान क्या होता है, पहले 3 होता है। मान लीजिए मैंने ये लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4, इधर भी अपने पास 1 2 3 4। ये मैंने यहाँ पे मान लिखा। अब देखेंगे कि x का मान कितना है अपना 3 और y का मान है 4। यानी x का मान 3 देखा जाए तो यहाँ पे अपना x का मान 3 हो जाता है और y का मान 4 कहाँ पे है, यहाँ पे। यानी इस जो बिंदु को दर्शाएंगे हम, तो ये अपना बिंदु इस जगह पर स्थित होगा, यहाँ पे अपना बिंदु स्थित हो जाएगा। क्यों, इधर से x के बराबर 3 होता है और y बराबर 4, तो हम लिख सकते हैं इस बिंदु का निर्देशांक होगा 3,4। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए y का मान अब की बार हमें 0 दे दिया जाए और कह दिया जाए कि अब हमें दर्शा के बताइए कि ये बिंदु कहाँ स्थित होगा, तो हम देखेंगे कि x का मान तो यहाँ पे 3 है, इसका मतलब x तो हमारा यही हो जाएगा यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है। लेकिन y का मान 0 है, तो 0 कैसे लिखेंगे, तो 0 अपना ये होगा मान। तो इनको जब मिलाएंगे हम तो अपना यही बिंदु स्थित होगा। यानी x बराबर 0
और यहाँ पे मतलब सॉरी एक्स बराबर कितना है 3 और वाई बराबर 0, यानी एक्स बराबर 3 है तो ये एक्स पे स्थित होगा और वाई बराबर 0 है तो हम मान लेंगे भाई वाई बराबर 0, इसको हम छोड़ देते हैं। अब यहीं से हम समझते हैं कि यदि कोई बिंदु केवल एक्स पर स्थित हो, यानी हमें दिया नहीं है कि वाई पर स्थित है या नहीं है, हमसे कहा गया है कि बिंदु यदि एक्स पर स्थित है तो बताइए वाई का निर्देशांक कितना होगा। यानी अगर कोई भी बिंदु अगर एक्स पर स्थित है और वाई पे नहीं है तो हम मान लें कि वाई का मान कितना होगा, उसका 0 होगा। इसका उल्टा यदि कोई बिंदु वाई पे स्थित है, मैंने आपकी बात लिख दिया 4,0, इसका मतलब अब तो 0 एक्स पे, यानी एक्स पे तो कोई मान ही नहीं है और वाई पे कितना है अपना 4। अब कहेगा यदि कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है तो उसका एक्स निर्देशांक कितना होगा। तो जब बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होता है तो वाई निर्देशांक उसका 0 होता है और जब बिंदु वाई अक्ष पर स्थित होता है तो उसका एक्स निर्देशांक कितना होता है 0। प्रश्न में यही हमसे कहा गया है कि एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक 0 होता है, यानी यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसका वाई निर्देशांक कितना होगा 0। जैसे मैंने कह दिया ये बिंदु अपना कहाँ है -3, एक्स अक्ष पर स्थित है तो इस पर वाई निर्देशांक कितना होगा 0, यानी मैं इस बिंदु को लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ -3,0। इसका मतलब ये हुआ कि -3 अपना एक्स अक्ष पर स्थित है और वाई निर्देशांक कितना है उसका 0 है। बताइए इसी प्रकार यदि कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है तो उसका एक्स निर्देशांक कितना होगा 0, यानी यदि कोई बिंदु वाई पे है तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 0। जैसे अभी मैंने बताया कि एक बिंदु लिया मैंने 0,4, अपन देखेंगे कि वाई का मान 4 है, मतलब वाई पे तो ये स्थित हो सकता है बिंदु, पर एक्स का मान क्या है 0। इसका मतलब कहाँ ये बिंदु कहाँ स्थित होगा अपना वाई पर, इसलिए हमने कहा है यदि कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है तो उसका एक्स निर्देशांक कितना होगा 0। इन्हीं दोनों मानों को हम इस प्रकार भी घुमाकर लिख सकते हैं। देखिए वाई अक्ष पर यदि कोई बिंदु स्थित है तो एक्स बराबर क्या हुआ 0। इसका उल्टा यदि एक्स बराबर 0 है तो मतलब बिंदु कहाँ स्थित होगा अपना वाई अक्ष पर, तो यही लिखा नीचे यदि एक्स बराबर 0 है तो बिंदु वाई अक्ष पर स्थित होगा, या बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है तो एक्स बराबर 0 होगा। इसी प्रकार अपना ऊपर का है यदि बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो वाई का मान कितना होगा उसका 0, और यदि वाई का मान 0 है तो बिंदु कहाँ स्थित होगा एक्स अक्ष पर। तो ये दो मान और ये एक ही तरह है, एक्स बराबर 0 हो तो वाई अक्ष पर स्थित होगा और वाई बराबर 0 हो तो एक्स अक्ष पर स्थित होगा। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे, एक सूत्र। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 को। अब मैंने अभी बताया था आपको कि 7.1 में हम केवल एक ही सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे और जो हमारा वो सूत्र है वो है दूरी सूत्र, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 पर। और जैसे जैसे हम आगे पढ़ते चलेंगे 7.2 तो उसमें जो फॉर्मूले अपने मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और विभाजन सूत्र, उनको हम 7.2 में चर्चा करेंगे। इसके बाद जब हम 7.3 पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र, उसको हम 7.3 के अंदर ही चर्चा करेंगे कि कैसे सूत्र बनता है। और देखते ही आपको ये पता लग जाएगा कि आखिर हम प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, इसमें कौन सा सूत्र लगता है। बस यहाँ पे जो समझाया जाए उसको एक अच्छी प्रकार से समझिएगा। तो एक्सरसाइज 7.1 पर चर्चा करते हैं और पहले उसके सूत्र को समझते हैं। तो आइए समझते हैं एक्सरसाइज 7.1 के अंदर दूरी का फॉर्मूला। देखिए इसके हमें दूरी सूत्र समझना है। दूरी सूत्र का मतलब होता है जैसे अपन को दो बिंदु मिलेंगे, एक बिंदु अपना ये मिलेगा और एक बिंदु अपन को इधर कहीं पे भी दे दिया जाएगा। प्रश्न कहेगा कि हम आपको दो बिंदु दे रहे हैं, इनके बीच की हमें दूरी का सूत्र निकाल के बताइए कि हमें कैसे निकालते हैं। तो देखिए पहला बिंदु, अभी हमने देखा कि जो भी अपना बिंदु होता है उसको हम लिखते हैं x, y, यानी पहला मान x का होता है, दूसरा किसका होता है y का। और यदि अपने पास दो बिंदु है तो ये तो है नहीं है कि हम इसको भी x y मान लें कि x y, और इसको भी लिख देंगे हम x y। बताइए यदि हमने x y और x y लिखा तो दोनों बिंदु तो अपने समान दिखेंगे, हमें अलग अलग नजर नहीं आएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, ये पहला बिंदु है तो इसके लिए हम लिख देंगे x1, y1, यानी ये 1 और ये कितना हो जाएगा अपना 2, x2, y2। तो पहला बिंदु कितना हो जाएगा अपना x1, y1 और दूसरा x2, y2। यदि तीसरा बिंदु होता तो उसके निर्देशांक क्या हो जाते अपना x3, y3, चौथा होता था x4, y4। इस प्रकार अपने बिंदु हो जाते हैं। लेकिन जो दूरी सूत्र है वो केवल दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर ही काम करता है, यानी हमें दो बिंदु दे दिए जाएंगे और जब भी हम बिंदु लिखेंगे तो उसका कोई एक नाम दे देंगे। जैसे अपने पास एक बिंदु है 2,3, तो इसको हम नाम दे देंगे, जैसे मैंने लिख दिया P, इसका नाम लिख दिया मैंने 2,3, यानी एक बिंदु P है कोई, उसके निर्देशांक कितने हैं 2,3 है। तो हमने यहाँ पे दो बिंदु लिए,
मैंने कहा ये अपना पहला बिंदु x1, y1 और दूसरा अपना x2, y2। अब प्रश्न कहेगा कि हमें इन दो जो बिंदु लिए हैं आपने, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र निकाल के बताइए। तो हम मान लेंगे कि पहला जो बिंदु है अपना P है और दूसरा मान लेते हैं हम बिंदु Q। तो दो बिंदुओं के निर्देशांक हो गए P, Q और इसी को कहते हैं हम दूरी सूत्र, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसे हम दूरी सूत्र के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम दूरी सूत्र निकालेंगे। तो दूरी सूत्र कौन कौन से बिंदु है अपने, एक तो P है और एक Q। तो हम लिखेंगे P और Q, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको याद रखना है कि अंडर रूट हमेशा बड़े बिंदु में से छोटा बिंदु घटाना है। जैसे मैंने लिखा यहाँ x1, x2, x3, x4। तो सबसे बड़ा बिंदु देखेंगे हम x4, इसमें से कौन सा घटाना है, इससे छोटा वाला x3। यदि मान लीजिए x4 हुआ ही नहीं सवाल के अंदर, केवल x3 तक ही है, तो मतलब 3 में से कौन सा घटाना है हमको, 2। यदि अपने पास 2 भी नहीं हुआ, मतलब 3 नहीं हुआ, तो 2 में से कौन सा घटाएंगे, 1। तो हमें देखना है कि अधिकतम बिंदु कौन सा है, उसमें से हमें घटाना है। तो बताइए दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये है, तो यहाँ x2 में से कौन सा घटाएंगे हम, x1 को, यानी x वाला एक बिंदु एक तरफ और y वाले एक तरफ। तो हम घटाएंगे x2 में से x1, यानी यहाँ लिखेंगे हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र लगाना है अपना। क्या करना है, दो बिंदु दिए होंगे यहाँ पे, यहाँ तो हमने x1, y1 माना है। जब प्रश्न के अंदर जब हल करेंगे तो वहाँ में x1, y1 नहीं मिलेगा, वहाँ मिलेगा हमें 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से मिलेंगे। तो हमें उनके बीच की दूरी निकालनी है। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि पहले बिंदु को हम x1, y1 मानते थे और दूसरे को x2, y2 मानते थे। तो हम सूत्र निकालेंगे, तो PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस इसमें x आया तो इसमें क्या ले देंगे हम, दूसरा बिंदु जो y बचा है अपना, यानी y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है अपना दूरी सूत्र। तो हमें दूरी सूत्र कैसे याद रखना है, दूरी सूत्र दो बिंदु बीच के बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम जांच करेंगे कि इनसे प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाएंगे। तो देखिए ये अपना दूरी सूत्र है। अब हमसे प्रश्न कैसे पूछेगा उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए प्रश्न पूछेगा, यदि एक बिंदु, प्रश्न कहेगा ये हमें आपको एक त्रिभुज दे रहे हैं, तो हमें चेक करके बताइए कि ये त्रिभुज किस प्रकार का है। अब हमें 3 बिंदु दे देगा वो, जैसे मैंने मान लिया ए बिंदु, ये बी और सी। अब हमसे पूछेगा बताइए ये समबाहु त्रिभुज है या समत्रिबाहु या समबाहु त्रिभुज है या विषमबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने एक चीज़ पढ़ी है, जैसे अपना एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा, 3 बिंदु हमें प्रश्न के अंदर मिलेंगे। अब हमें यदि आज जांच करना है कि ये कौन सा त्रिभुज है, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी याद करेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, फिर चेक करेंगे कि हमारी दूरी कौन सी आती है। जैसे सपोज कीजिए मैंने बिंदु ए और बी लिया, मैंने ए और बी के बीच की दूरी याद करी, पहले मैंने ए और बी के बीच की दूरी याद करी, फिर मैंने बी और सी के बीच की दूरी याद करी, फिर मैंने बी और सी के बीच की दूरी याद करी, फिर मैंने यहाँ से ए और सी इनके बीच की दूरी याद करी, ए और सी, फिर मैंने देखा कि इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, तीनों दूरी मेरी बराबर आ गई। निकालेंगे हम, जब प्रश्न करेंगे तब आसानी से निकालेंगे। अभी आपको समझना नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा सोचना नहीं है कि कैसे निकाल रहे हैं, सिर्फ मैं अभी बता रहा हूँ कि फॉर्मूले हम कहाँ अप्लाई करेंगे, कैसे हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 3 बिंदुओं की मान लीजिए हमने ये दूरी निकाली और हमने देखा कि ए बी की जो दूरी आई थी वही अपनी बी सी की आई है और वही अपने ए सी की आई है, यानी तीनों दूरियाँ क्या आ गई, बराबर। तो बताइए जब तीनों भुजाएं यदि बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज होता है, उसे कहते हैं हम समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब यह है समबाहु त्रिभुज ABC होगा। अब यदि हमने ये दूरी निकाली और ये निकाली और ये तीनों दूरी निकाली और मान लीजिए किसी प्रश्न के अंदर AB और BC, यानी ये दोनों तो बराबर आ गई, लेकिन जो तीसरी दूरी थी AC ये अपनी बराबर नहीं आई। इसका मतलब हमने ये देखा कि अपने पास ये जो लाइन दी हुई है और ये दोनों तो बराबर है, पर इधर की तो बराबर है ही नहीं है। इसका मतलब केवल 2 भुजाएं बराबर है, और जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती है उसे क्या कहते हैं हम, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी हम लिख देंगे अतः दिया गया त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें केवल 2 ही भुजाएं बराबर हैं। और यदि तीनों भुजाएं अलग अलग आ जाए, तीनों भुजाएं क्या दी जाए, अलग अलग, यानी ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में कौन सा त्रिभुज होगा, अपना विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो आप समझे कि कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न पूछेगा यदि हम तुम्हें किसी त्रिभुज के
3 बिंदु दे रहे हैं तो हमें जांच करके बताइए कि ये कौन सा त्रिभुज होगा। तो इसे निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि 2 बिंदु दिए हुए हैं और उनके बीच की यदि हम दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं तो उन बिंदुओं के बीच की हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इन तीनों के बीच की दूरी का और फिर चेक करेंगे कि तीनों दूरियाँ बराबर है या 2 दूरियाँ बराबर है या इनमें से एक भी दूरी बराबर नहीं है। उसी के आधार पर हम कह देंगे कि कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है या फिर विषमबाहु त्रिभुज है। ये तो केवल त्रिभुज की बात की है। वो प्रश्न और कुछ भी दे सकता है। जैसे देखिए आप, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, यदि आप इसको, ये पूरी बेसिक चल रहा है, इसको पढ़ते हैं तो आपके 7.1 प्रश्नावली इतनी अच्छी समझ आएगी कि आप देखते ही पता लगा दोगे कि इसमें हमें करना क्या है। और मुद्दा यही है कि यदि आपको ये पता लग जाएगा कि करना क्या है तो बाद में तो आप सब कर लेते हैं, लेकिन शुरू में बस यही पता नहीं चल पाता कि आखिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे स्टार्ट करें। यदि आपने जांच किया तो बिल्कुल आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। दूसरा प्रश्न कहेगा कि यदि हम आपको 3 बिंदु दे रहे हैं, 1 2 3, कोई भी दे सकता है, 2,3, 3,4, 5,6 ये बिंदु दिए और 3 बिंदु से पूछेगा कि बताइए ये बिंदु किस प्रकार के हैं, मतलब ये बिंदु संरेख है या नहीं है। अब संरेख है या नहीं है, इससे पहले तो जानना ये जरूरी है कि आखिर संरेख क्या है, मतलब संरेख बिंदु कौन से होते हैं। तो देखिए संरेख बिंदु कौन से होते हैं, वे बिंदु जो एक ही लाइन में स्थित हो संरेख बिंदु कहते हैं। संरेख का मतलब सरल रेखा में स्थित हो, जैसे बिंदु 1 2 3 4 5 6 सारे बिंदु एक ही लाइन के अंदर स्थित है, तो ये कौन से बिंदु कहेंगे, इनसे कहेंगे हम संरेख बिंदु। यदि बिंदु कुछ इस प्रकार स्थित होते तो हम देखेंगे कि ये तो संरेख रेखा में स्थित है पर ये नहीं है, इसका मतलब दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। तो हम प्रश्न में से अब निकालेंगे कैसे हम कि संरेख है या नहीं। तो हम दूरी लगाएंगे, यदि हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जैसे मैंने कहा ये बिंदु ए माना, ये बी माना और ये सी। अब हमें जांच करना है कि ये बिंदु संरेख है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। मान लीजिए मैंने बिंदु ए और बीच के 2 बिंदु है और हमने अच्छी प्रकार से समझ रखा है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला यही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास 2 बिंदु है, इनके बीच की हमें दूरी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए मैंने ए और बी के बीच की दूरी निकाली और ये मान लीजिए अपनी आ गई 5 आ गई, ठीक है, यहाँ तक 5 आ गई। फिर हमने बी और सी के बीच की दूरी निकाल ली और ये मान लीजिए अपनी 6 आ गई। अब हमें जांच करना है कि बिंदु एक ही रेखा में स्थित है या नहीं, तो इनसे अभी हमें पता नहीं लगेगा। फिर क्या करेंगे हम, भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 6, तो जाहिर सी बात है यदि हम इस दूरी को जोड़ेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी दूरी आ जाएगी। इसका मतलब जब 5 और 6 को हमने जोड़ा 5 + 6, इसका मतलब टोटल दूरी कितनी आनी चाहिए, 11 आनी चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, टोटल दूरी मतलब ए से लेकर सी तक की 11 आनी चाहिए। तो फिर हम ए से और सी तक की दूरी निकालेंगे और चेक करेंगे कि 11 आ रही है क्या। यदि 11 आ रही होगी तो हम कह देंगे कि इसको जोड़ने पर जो मान हमें 11 प्राप्त होता है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी निकाली हमने उसका मान 11 आ रहा है। इसका मतलब दोनों बिंदु बराबर आ रहे हैं, मतलब ये दूरी और ये बराबर आ रही है, और जो बराबर आती है वो मतलब कौन से संरेख में स्थित है। अब आप कहेंगे कि सर मान लीजिए एक बिंदु यहाँ स्थित है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये संरेख है या नहीं है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ से मैंने यहाँ तक की दूरी निकाली, अपनी 5 आई, और यहाँ से मैंने यहाँ तक की दूरी निकाली तो अपनी 6 आ गई। तो हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को जोड़ दिया जाए तो 6 और 5 कितना आएंगे, टोटल 11। इसका मतलब यदि ये बिंदु एक रेखा में स्थित होंगे तो इसको जोड़ने और इसको जोड़ने पर 11 ही आना चाहिए, पर ये बिंदु एक रेखा में स्थित नहीं है, ये ऊपर की तरफ स्थित है। तो इस बिंदु से और इस बिंदु की हम दूरी निकालेंगे तो देखिए इतनी दूरी यहाँ से कम हो जाएगी, इतनी दूरी बढ़ गई, मतलब ये दूरी यहाँ से कम हो जाएगी। जब हम इसको निकालेंगे तीसरी को ए और सी, यानी यहाँ भी हमने ए और सी निकाला, ये ए और सी, तो टोटल 11 आई थी और इनका योग भी 11 है, बिल्कुल सही था। या 5 और 6 ये तो 11 हो गए, लेकिन जब ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो यहाँ देखेंगे कितनी आई, मान लीजिए ये कम ही आ जाएगी, जैसे 10 आ जाएगी या 9 आ जाएगी। तो आप देखेंगे कि इन दोनों को जोड़ने पर तो 11 आ रहा था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो कम ही आ रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये बिंदु एक रेखा में तो स्थित नहीं है, कि अगर एक रेखा में स्थित होते हैं तो दोनों दूरी क्या आती, बराबर। तो इस प्रकार हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और आई होप कि आप एक एक सवाल को बहुत अच्छे प्रकार से समझेंगे।
तो आइए एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं और समझते हैं उसके क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न 1 कह रहा है कि युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी हम आपको दो बिंदु दे रहे हैं सबके अंदर। क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट है, 3 में दे रहा है कि हम आपको दो बिंदु दे रहे हैं और इनके बीच की दूरी निकाल के बताइए कि क्या आएगी। और देखिए दूरी का फॉर्मूला हमने पढ़ा कि यदि दो बिंदु दिए हैं और उनके बीच की दूरी निकालनी है तो सूत्र लगाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने दो बिंदु दिए हैं तो हम लिख लेंगे कि माना पहला बिंदु अपना a है, उसके निर्देशांक है 2,3 और दूसरा जो बिंदु अपना b है उसके निर्देशांक है 4,1। यानी पहले बिंदु को हम a मानते हैं, दूसरे को b। और दोनों बिंदु यानी अपने बिंदु इस प्रकार हो जाएंगे कुछ, ये अपना a हो गया और b, इनके मान दे रखे हैं। अब प्रश्न कह रहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। तो दूरी कैसे निकालते हैं, a और b के बीच की दूरी निकालनी है तो सूत्र है अपना अंडर रूट, वो फॉर्मूला है अपना कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बताइए x2 कितना है, x2 कहते हैं जो दूसरा बिंदु है, यानी किसी को भी हम 1 और 2 मानते हैं। यदि हम इसे x1 y1 मानते हैं तो इसे हम x2 y2 मानेंगे, और यदि हम इसे x2 y2 मानते हैं तो इसे x1 y1 मान लेंगे। आप कोई से को भी x1 और y1 मान सकते हैं। तो माना कि अपना ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो सूत्र लगाते हैं, देखिए अंडर रूट x2 यानी ये अपना कितना हो जाएगा 2,3 और ये अपना 4,1। तो देखिए x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस कितना हो जाएगा 2, यानी x2 माइनस x1। देखिए x2 अपना 4 और x1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2 और इस पर क्या हो रहा है ऊपर स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 यानी y2 1 और y1 कितना है 3, यानी 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो आइए हल करते हैं आगे। देखिए 4 में से 2 जाएंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना 4 प्लस 1 में से 3 घटाओ या 3 में से 1 घटाओ, कितना बचेगा अंदर -2, यानी अंदर बचेगा -2 और -2 का स्क्वायर। और -2 का स्क्वायर कितना होता है माइनस माइनस प्लस और 2 का स्क्वायर 4, यानी अंडर रूट 4 और 4 कितना हो गया अपने 8। और इसमें मान निकालते हैं 8 को, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। 2 अंडर रूट 2 कैसे लिखते हैं, मतलब वर्गमूल कैसे निकालते हैं, मतलब अंडर रूट 8 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। और जब इस प्रकार लिखते हैं तो जो जोड़ा होता है उसमें से एक संख्या बाहर आ जाती है, यानी इसमें से बाहर आएगा 2 और भीतर कितना रहेगा 1 2, यानी 2 अंडर रूट 2। इस प्रकार लिख सकते हैं। तो पहले का मान कितना आया अपना 8 अंडर रूट 2। दूसरे सवाल को आप खुद से सॉल्व करना और देखना कि हम फॉर्मूला लगाना सीखे हैं या नहीं सीखे हैं। आइए सवाल तीसरा लेते हैं। तीसरे सवाल वही लिखेंगे कि माना बिंदु ए अपना a, b है और जो b है उसके निर्देशांक -a, माइनस के b है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। सूत्र लगाना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 यानी x2 कितना अपना नीचे का -a, फिर बीच में सूत्र है माइनस और x1 यानी कितना है ऊपर a, इसका होल स्क्वायर। देखिए x2 अपना और x1 ये है, तो यानी इसमें से ये घटाना है स्क्वायर प्लस फिर इसमें से ये घटाना है y2 माइनस y1 यानी -b और -b का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है, तो माइनस से -a कितने हो गया माइनस का 2a का स्क्वायर, इधर भी इस प्रकार -2b का स्क्वायर। तो -2 का a का स्क्वायर करेंगे, देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस इधर भी 4b स्क्वायर। दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है 4, तो 4 कॉमन आया, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 बाहर आएगा, अंडर रूट बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए जब भी हम दूरी निकालते हैं तो हमेशा मात्रक के रूप में होती है। जैसे मैंने कहा कि अपने सीने की लंबाई या दूरी निकाल, जैसे कोई कपड़ा लेके आते हैं हम, तो कपड़ा लेते हैं जैसे कितना है बोले 1 मीटर लेके आया हूँ, 2 मीटर, तो जो मीटर लगा हुआ है पीछे तरफ ये क्या है हम नाप ही तो है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 1 मीटर 2 मीटर, तो पीछे तरफ मात्रक लगाते हैं। अब यहाँ पे मात्रक तो दे नहीं रखा कि मीटर है मीटर, भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापेंगे तो मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर कुछ में भी आ सकती है, तो इसके लिए हम पीछे लिख देते हैं मात्रक, यानी पीछे तरफ मात्रक लगाता है तो हम मात्रक लिख देते हैं, इसमें लिखते हैं हम मात्रक। तो पहले प्रश्न को आप समझे होंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है।
देखिए मैं क्वेश्चनों को यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपके पूरा समझ आएंगे। आप बेसिक किताब लेकर बैठिए, क्योंकि इसमें आप पढ़कर और जब देखना कि क्वेश्चन जो लिख रहा है वास्तव में वही है या फिर अलग है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर दूसरे को पढ़ना, वो थोड़ा लंबा है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि प्रश्न 2 क्या कहना चाहता है। प्रश्न 2 फिर कह रहा है कि हम आपको 2 बिंदु दे रहे हैं, इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करके बताइए। तो आइए ज्ञात करते हैं। 2 बिंदु मान लीजिए, पहला बिंदु कुछ भी मान लेते हैं। पहला बिंदु माना P के निर्देशांक 0,0 है और Q के निर्देशांक क्या है अपने 36,15 है। A और B मानिए, P Q मानिए, X Y Z कुछ भी मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है P और Q। तो हम जानते हैं फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सूत्र लगा देते हैं। x2 कितना है अपना 36 और x1 कितना है अपना 0, यानी कि 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 15 माइनस 0 का स्क्वायर। देखिए 36 में से 0 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 36 और ऊपर बचता है स्क्वायर। 15 में से 0 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 15 और इसका होता है स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर करते हैं हम। 36 का वर्ग होता है अपने 1296 और 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा अपने 225। तो इन दोनों को जोड़ते हैं। 6 और 5 11 हासिल की 1, 9 और 2 11 और 1 12 हासिल की 1, 2 2 4 और 1 5 और 1 15 यानी 1521। और 1521 का यदि हम वर्गमूल निकाल लें कि इसका वर्गमूल कितना होता है, तो ये होता है अपना 39। और पीछे क्या लगाते हैं अपन मात्रक, यानी इसका आंसर कितना आएगा 39 मात्रक। देखिए ये वो छोटे छोटे सवाल हैं जो आसानी से हल हो जाएंगे। जो बड़े बड़े सवाल आएंगे इसके अंदर उनको भी हम देखना बिल्कुल चुटकियों में आसानी से हल कर देंगे। बस आप पे ये फॉर्मूला आना चाहिए कि x2 माइनस x1 कौन कौन से बिंदु होते हैं। जो पहला बिंदु होता है उसको हम मानते हैं x1 और y1, दूसरा लेते हैं उसको मान लेते हैं x2, y2, इस प्रकार किसी को मान लेते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हम आपको 3 बिंदु दे रहे हैं, 1 5 2 3 -2 -11। आप हमें जांच करके बताइए कि यह बिंदु संरेख है या नहीं है। देखिए जो मैंने बेसिक पढ़ाया था उसके अंदर मैंने बताया कि संरेख कैसे निकालते हैं। तो पहले समझते हैं संरेख कैसे निकालेंगे। तो 3 बिंदु दे रखे हैं विकार, तो अब की बार मानते हैं माना बिंदु नंबर A, बिंदु B और बिंदु C। पहले मान लिया हमने 1,5 है, 2,3 है और तीसरा -2,-11 है। अब देखिए पहले संरेख समझते हैं कि संरेख क्या है। संरेख में हमने समझा कि यदि संरेख का मतलब तीनों बिंदु कहाँ होने चाहिए, एक लाइन के अंदर होनी चाहिए, यानी A, B और C। अगर तीनों बिंदु एक ही लाइन के अंदर स्थित है तो उन्हें क्या कहते हैं, हम संरेख कहते हैं। कैसे पता लगेगा कि एक लाइन के अंदर स्थित है या नहीं, तो मैंने बताया कि इन दोनों के बीच की दूरी प्लस इन दोनों के बीच की दूरी ये पूरी आनी चाहिए इनके बीच की दूरी के, यानी हम दूरी निकालेंगे बिंदु A और B के बीच की दूरी प्लस B और C के बीच की दूरी। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरी किसके बराबर आना चाहिए, ये A और C के बराबर, यानी बराबर AC। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है कि इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी दोनों का योग इस पूरी के बराबर है, तब तो बिंदु संरेख है, अन्यथा नहीं है। तो हम जांच करेंगे। तो पहले बिंदु A और B के बीच की दूरी निकालते हैं। देखिए A और B इनके बीच की दूरी निकालते हैं अंडर रूट, सब में सूत्र वही लगेगा अपना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए देखते हैं x2 माइनस x1 यानी नीचे के में से ऊपर का घटाना है, 2 में से 1 घटाएंगे का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 घटाएंगे स्क्वायर बराबर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। 3 में से 5 घटाओ या 5 में से 3 घटाओ, कितना बचा -2 और -2 का स्क्वायर कितना होता है प्लस के 4। 4 और 1 कितना हो गया अंडर रूट 5, यानी A और B के बीच की दूरी आई 5 मात्रक। ये तो AB के बीच की दूरी आई। फिर अब AB के बाद क्या निकालना हमें, BC के बीच की दूरी, BC बराबर पता तो है ना क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें क्या लाना है, इन दोनों के बीच की दूरी है AB और BC, इनका योग आना चाहिए AC के बराबर, इसलिए हम पहले AB निकालेंगे और BC, फिर इनको जोड़ के देखेंगे क्या AC के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि नहीं आएगा तो कह देंगे भी ये संरेख बिंदु नहीं है। तो BC निकालते हैं, तो B और C सूत्र ये लगाना है, यानी इसमें से ये वाला घटाना है -2 का स्क्वायर प्लस -11 में से 3 घटाएंगे तो -11 -3 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट। माइनस माइनस संख्या जुड़ जाती है
2 और 2 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना 16, 11 और 3 14, 14 का स्क्वायर 156, सॉरी 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। इनको जोड़ते अब 6 6 12 हासिल की 1, 9 10 और 1 11 हासिल की 1 212, यानी BC का मान आया अपना 200 मात्रक। तीसरी क्या निकालनी है हमें AC, A और C पूरी निकालनी है, मतलब अब के बाद निकालना है ये A और C, यानी दूरी निकालनी है हमें A और C, तो वही अंडर रूट नीचे से ऊपर घटाएंगे -2 में से -1, यानी x2 -x1 -2 -1। कैसे घटा रहे हैं, अब क्या बिंदु ले रहे हैं A और C, यानी A और C, B वाला नहीं लेना है हमें। अब दो बिंदु हो गए ये और ये, तो सूत्र वही है अपना x2 -x1 का होल स्क्वायर, यानी दूसरा बिंदु के x का मान में से पहले बिंदु के x का मान घटाओ, यानी 2 में से 1 घटाओ, फिर -11 में से -5 घटाओ, प्लस -11 में से -5 घटाओ, तो बराबर अंडर रूट माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है, चिन्ह माइनस का जाता है, तो 2 और 1 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, प्लस 11 5 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, यानी 256 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा अपना 265 मात्रक। हम देखेंगे कि यदि हम AB को जोड़े और BC को जोड़े, यानी इन दोनों को यदि हम जोड़े तो क्या हमारा मान 265 के बराबर आएगा। देख सकते हैं जोड़कर, पहले बात है जुड़ेंगी नहीं, और अगर जुड़ेगी नहीं तो अपना मान कितना आएगा 265 नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस ये दूरी, ये दोनों दूरी इसके बराबर कभी नहीं आएगी, और यदि बराबर नहीं आएगी तो ऐसी स्थिति में दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। इसका कारण क्या है, लिख देंगे चूँकि AB प्लस BC को जब जोड़ा हमने तो वह AB के बराबर नहीं आया, इसलिए बिंदु संरेख नहीं है। आई होप आप समझे होंगे कि संरेख बिंदु कैसे निकालते हैं, क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं कि जांच कीजिए कि बिंदु, ये हमें 3 बिंदु दिए गए हैं, कि क्या ये तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए यदि हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, ये अपना कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, समद्विबाहु। द्विबाहु ऐसे त्रिभुज, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे अपने त्रिभुज लिया है, मानस के निर्देशांक A B और C है, यदि इसमें AB BC या AC 3 भुजाएं दे रखी है, तीनों में से यदि कोई भी 2 भुजाएं आपस में बराबर आ जाए, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर आ जाए, तो अभी हम कहेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यानी या फिर ये भुजा बराबर आ जाए तो भी समबाहु त्रिभुज शीर्ष है। यानी यदि कोई 2 भुजाएं बराबर आ गई तो कौन सा हो जाएगा वो त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम, तो 3 बिंदु दे रखे हैं, तो तीनों बिंदु मान लेते हैं। पहला बिंदु मान लिया हमने 5, -2 है, एक त्रिभुज के शीर्ष ले रहे हैं हम। ये प्रश्न कह रहा है कि हम 3 बिंदु दे रहे हैं आपको, मतलब एक त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रहे हैं, आप हल करके बताइए कि वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो 5 -2 पहला लिया, दूसरा बिंदु 6, 4 लेते हैं अपन, 6 4, और तीसरा है अपना 7 -2। तब जांच करते हैं, पहले ये दूरी निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे और ये निकालेंगे, देखेंगे क्या 2 दूरियां बराबर है। यदि बराबर है तो कौन सा त्रिभुज होगा अपना, वो समद्विबाहु। तो पहले निकालते हैं AB, तो AB के बीच की दूरी का सूत्र वही अपना सूत्र ये है x2 -x1 का और स्क्वायर प्लस y2 -y1 का और स्क्वायर। अब तुम्हें पता लग रहा होगा कि इस सूत्र को कहाँ लगाते हैं। जब भी 2 बिंदु है उनके बीच की दूरी निकालती है, कौन सूत्र लगा देते हैं, दूरी सूत्र। जैसे A और B के बीच की दूरी निकालनी है हमें, ये सूत्र लगाया। बताइए x2 -x1, यानी हमेशा बड़ी में छोटा, यानी x2 ये B वाला बिंदु, तो 6 में से 5 घटाएंगे, तो 6 -5 का स्क्वायर प्लस 4 में से कितना घटाएंगे, -2। तो देखिए 4, एक माइनस पहले से ही है, और y1 का मान कितना है अपना, -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 पूरे का स्क्वायर। देखिए y1 का मान माइनस था और ये माइनस पहले से ही है, इसलिए हमने 2 बार माइनस लगाया यहाँ पे। अब देखिए 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, और 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस गुणा होगा क्या हो जाएगा प्लस, और 4 2 कितना हो जाएंगे 6, और 6 का स्क्वायर 36,
यानी अपना उत्तर कितना आया, √37 मात्रक। ये हमने निकाली बीच की दूरी ए और बी के। अब निकालते हैं बी और सी के बीच की दूरी। पता है आपको बी और सी के बीच की दूरी क्यों निकालते हैं? हमें तीनों दूरी निकालनी है और देखते हैं क्या दो कोई सी बराबर आ रही है। यदि बराबर आ गई तो समद्विबाहु होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो बी और सी के निकालते हैं, वही सूत्र लगाएंगे x2 - x1 यानी 7 - 6 का होल स्क्वायर और -2 - 4 का होल स्क्वायर। लिखते हैं 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 का होल स्क्वायर √7 में 6 का तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस संख्या है, दोनों जुड़ जाएंगी। 4 और 2 6 और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, यानी कि 37 मात्रक। अब ये दोनों दूरियां बराबर आ गई और दो दूरियां बराबर आ गई तो हम कह सकते हैं कौन सा त्रिभुज होगा ये, समद्विबाहु। लेकिन हमें तीसरी दूरी भी निकालनी है। क्या पता कहीं तीसरी दूरी भी बराबर आ जाए तो समबाहु ही हो जाएगा फिर वो। तो ए भी निकाली हमने, बी सी निकाली, अब निकालते हैं ए सी। तो ए सी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला रट जाएगा, आपको इतनी बार लिखेंगे इसको कि रटाना आ जाएगा। कैसे x2 - x1 यानी 7 - 5। कौन कौन सा बिंदु ले रहे हैं, ए और सी। तो ए और सी में लगाना है अब। तो 7 - 5, तो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 यानी -2 फिर माइनस और फिर कितना है अपना -2 का स्क्वायर, तो बराबर √7 में से 5 जाएंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये माइनस का 2 है और ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो 2 और प्लस का और 2 माइनस का यानी 0। तो √4 और 4 का वर्गमूल 2 मात्रक। अब हम देखेंगे कि ए बी और बी सी दो भुजाएं बराबर है, लेकिन तीसरी तो इसके बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि भुजा ए बी बराबर है बी सी के, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक इसलिए प्रश्न ने जो हमें बिंदु दिए हैं, इसलिए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। बताइए तो बिंदु कौन से त्रिभुज होंगे, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो आपको प्रश्न समझ आया होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कैसे निकालते हैं। यदि शीर्ष निकालना कि कौन सा त्रिभुज है तो दो दूरियां बराबर आनी चाहिए। यदि दो दूरियां निकालेंगे, तीनों दूरियां निकालनी है, यदि दो बराबर आ जाती है तो कौन से त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। देखिए ये अपना क्वेश्चन नंबर 5। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इस प्रकार का एक ग्राफ दिया हुआ है और इसमें क्या है, इसमें दो सहेली है, चंपा और चमेली। किताब खोल के बैठिए और प्रश्न को आराम से पढ़िए, उसके बाद थोड़ी वीडियो पुश कर लीजिए, फिर एक बार प्रश्न को पढ़ने के बाद इसे समझना। मैंने पूरा प्रश्न नहीं लिखा हुआ है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि प्रश्न आखिर पूछना क्या चाहता है। तो देखिए चंपा और चमेली दो सहेलियाँ हैं। चंपा चमेली से कहती है कि यहाँ पे जो बिंदु दिख रहे हैं ए बी सी और डी, आप चित्र में देखिए उसमें 4 बिंदु दिए हैं हमें, ए बी सी और डी। और चंपा चमेली से कहती है कि ये जो बिंदु है ए बी सी और डी, क्या इनको मिला दिया जाए तो एक वर्ग बन सकता है। यानी मुझे ऐसा लग रहा है, चंपा कह रही मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि ए बी सी डी इन चारों बिंदुओं को मिला दूं मैं तो एक वर्ग बन जाएगा। ये इससे ऐसे पूछ रही है। तो प्रश्न ये पूछा कि चंपा सही कह रही है नहीं कह रही, कि हमें सिद्ध करके बताइए कि चंपा कह रही है कि ये वर्ग बन जाएगा, तो ये वर्ग बन रहा है या नहीं बन रहा। तो मैंने क्या किया, इन चारों बिंदुओं को उठाया और मैंने इस प्रकार बाहर निकाली और इनको मिलाया। अब हम क्या करेंगे, इनके निर्देशांक लिखेंगे। जैसे बिंदु ए है, ए के यदि मैं निर्देशांक देखूं तो बिंदु एक्स अक्ष पर कहाँ पे मिल रहा है 3 पर, जो कि वाई अक्ष पर 4 पर। यानी बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे हम 3,4। अब बिंदु के निर्देशांक हम 3,4 लिखे या 4,3 लिखे। तो मैंने बताया कि जब भी हम बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं तो पहले एक्स अक्ष को लिखते हैं, उसके बाद हम वाई अक्ष को लिखते हैं। तो यहाँ पे यदि हम एक्स अक्ष देखें तो अपनी एक्स अक्ष कितनी हो जाती है 3, क्यों आड़ी लाइन को क्या कहते हैं एक्स अक्ष, और जो सीधी लाइन है ऊपर वाली उसको कहते हैं वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष के निर्देशांक 3 और फिर 4, यानी ए के निर्देशांक है अपने 3,4। ऐसे यदि हम बी के देखें तो बी के कितने आ जाएंगे अपने ये वाले 6 और 7, तो 6 और 7 बी के हैं। सी के देखें तो 9 और 4, यानी 9 और 4 सी के हैं। और डी के निर्देशांक यहाँ से 6,
1 यानी 6,1। अब हमें चेक करना है क्या ये एक वर्ग है या नहीं है। चंपा कह रही है चमेली से कि एक वर्ग के शीर्ष है, मुझे ऐसा लगता है, तो मुझे बताइए क्या है या नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं लंबाई में बराबर हो, तो उसे हम वर्ग कहते हैं। यानी हमें सिद्ध करना होगा कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, चारों भुजाएं निकालेंगे हम क्या वे बराबर आ रही है या नहीं। यदि बराबर आ रही होगी तो हम कह देंगे कि क्या है, दोनों समान है, और समान है तो वो क्या हो जाएगा, एक वर्ग। इसके साथ ही हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक का विकर्ण और ये विकर्ण, यानी ये भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी ये जो विकर्ण आएगा उतना ही ये आना चाहिए। तो सिंपल से हमें ये दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालनी है, और चारों को दर्शाने की चार दूरी क्या है अपनी, बराबर है, तभी अपना सवाल हो पाएगा। तो पहले निकालते हैं बिंदु ए और बी के बीच की दूरी। सूत्र लगाना है वही कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। बताइए x2 माइनस x1 यानी ए और बी की बात हो रही है, तो 6 में से क्या घटाएंगे, 3, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस अगली बार 7 में से क्या घटाएंगे, 4, यानी 7 माइनस 4 का स्क्वायर। ये अपना y2 माइनस y1 हो जाएगा बराबर अंडर रूट 6 में से 3 गया तो 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, प्लस 7 में से 4 गए तो 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, यानी 9 9 कितना हो गया अपने 18, तो बराबर अंडर रूट 18 मात्रक। यानी ये तो दूरी है अपनी ए और बी की। अब निकालते हैं हम बी और सी की। तो बी और सी की दूरी निकालते हैं। देखिए ये अपना बी और सी कैसे निकालेंगे, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर। पता तो है ना कि 9 माइनस 6 कैसे लिख रहे हैं यहाँ पे, x2 माइनस x1 बिंदु बी और सी में x2 माइनस x1, ये x1 ये x2, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1, फिर 4 माइनस 7 y2 माइनस y1, 4 माइनस 7 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 9 में से 6 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 7 में से 4 जाएंगे -3, -3 का स्क्वायर भी 9, यानी बराबर आया अपने पास अंडर रूट 18 मात्रक। फिर बी और सी के बाद निकालेंगे हम सी और डी, सी और डी के बीच की दूरी। बताइए सी और डी यानी x2 माइनस x1 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 6 में से 9 या 9 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, -3 का स्क्वायर प्लस के 9 प्लस 1 माइनस 4 कितना बचेंगे, -3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 कितना हुए अपने 18 मात्रक। फिर क्या निकालेंगे हम सी और डी के बाद, ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला, अब ए डी और निकालना है हमें भी। तो ए और डी अंडर रूट ए और डी में देखेंगे तो 6 माइनस 3 यानी x2 माइनस x1 को इसका प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस के 4। देखिए मैं यहाँ से 1 माइनस 4 कर रहा हूँ। यदि आप इसको x1 y1 की जगह इसको x1 y1 मानते हैं तो आप 4 माइनस 1 करेंगे, 3 माइनस 6 करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो बराबर अंडर रूट 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, और 3 का उसका कितना होगा 9, प्लस 1 में से 4 गया यानी -4, तो -3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 कितना हो अपने पास अंडर रूट 18 मात्रक। तो बताइए हमने देखा कि चारों दूरियां क्या आ रही है अपनी, बराबर आ रही है, और यदि चारों दूरियां बराबर आ गई तो इसका मतलब क्या होगा, ये कि ये वर्ग होगा। लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी निकालना है, इनके विकर्ण भी निकालने हैं कि विकर्ण भी बराबर आने चाहिए, तभी पूरी कंडीशन अप्लाई होगी। अब आप कह रहेंगे कि सब जब चारों दूरियां बराबर आ गई तो हमें विकर्ण निकालने की क्या ज़रूरत है, कैसे विकर्ण निकालना जरूरी है क्या? अगर विकर्ण नहीं निकाले तो क्या काम चल जाएगा, जैसे कि चारों दूरियां बराबर है तो वर्ग होगा ही, तो क्यों नहीं काम चलेगा। देखिए ये होता है अपना समचतुर्भुज जो थोड़ा सा तिरछा होता है, इसमें भी चारों दूरियां बराबर होती है।
लेकिन विकर्ण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आप देखेंगे इसमें जो विकर्ण है ये आपस में विकर्ण कहते हैं। इस कोण से सामने के कोण की दूरी, इसी प्रकार इस कोण से इसके कोण की दूरी, उन्हें हम विकर्ण कहते हैं। तो इसमें विकर्णों की दूरी यदि हमें देखें तो देखने में पता लग रहा है कि यहाँ पे तो बराबर आने वाली है, तो यहाँ देखेंगे तो ये दूरी तो अलग आएगी और ये दूरी अलग आएगी, क्योंकि ये वाला विकर्ण तो अपना ज़्यादा आएगा, ये क्या आएगा कम, जब हमें दिया होगा समचतुर्भुज। तो इसे कहते हैं हम समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज। और ये अपना वर्ग। यदि हम केवल चारों दूरियां निकालेंगे तो चारों दूरियां तो इसकी भी बराबर होती है, इसकी भी बराबर होती है, यानी हम तो ये भी कह सकते हैं चारों दूरियां बराबर है, ये समचतुर्भुज होगा। परंतु हम तो वर्ग की बात करें तो वर्ग के लिए हमें ये जरूरी है ये दूरियां भी बराबर आनी चाहिए। यदि ये बराबर नहीं आई तो फिर तो क्या होगा, वो एक समचतुर्भुज होगा। और दूरियां बराबर आई तो क्या होगा अपना ये, देखिए तो इनके विकर्ण निकालते हैं हम। तो विकर्ण कौन कौन से हमें, ए और सी, यानी ए और सी भी निकालेंगे, ये बराबर आना चाहिए। तो ए और सी बराबर अंडर रूट, ए और सी की बात करें इसकी तो 9 - 3 यानी x2 - x1 कितना होगा 9 - 3 प्लस y2 - y1 4 - 4 का स्क्वायर बराबर 9 में से 3 गया 6 और 6 का स्क्वायर 36 और इधर कितना आएगा 0 और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। तो ये आया अपना 6 मात्रक। ए सी इस फिर निकालेंगे अपन बी डी, तो बी और डी, तो बी डी बराबर क्या होगा अपना x2 - x1 यानी 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर बराबर 6 में से 6 घटाएंगे 0 प्लस कितना बचेगा यहाँ से -6 और -6 का स्क्वायर प्लस की 36 यानी 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा अपने पास 6 मात्रक। बताइए दोनों विकर्ण क्या आए, बराबर आए, और दोनों विकर्ण आ गए बराबर, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो चंपा कह रही थी कि मुझे तो ए बी और सी डी को मिलाने पर एक वर्ग नजर आ रहा है, इसका मतलब चंपा सही कह रही थी। तो हम नीचे लिखेंगे ये चारों बिंदु आपको लिखने हैं, नहीं ये चित्र आपको साइड से बना लेना है जिससे पता लग जाएगा ए बी सी डी की चीज़ क्या है। तो नीचे हम कह सकते हैं कि चूँकि भुजा ए बी, बी सी, सी डी और ए डी मतलब ये चारों भुजाएं बराबर है, और इनके जो विकर्ण है ए सी बराबर है बी डी के, सभी बराबर है, अतः ए बी सी डी एक वर्ग होगा, इसलिए चंपा का कथन सही है। तो आइए अब क्या प्रश्न नंबर 7.1 को समझोगे। क्या करना था मैं एक बार वापस बताता हूँ। 7.1 में 4 बिंदु दिए हुए थे, हमें बिंदुओं के मान निकालना था, चारों बिंदुओं को हल करना था, सिद्ध करना था कि ये वर्ग होगा या नहीं। वर्ग के लिए हमें चारों दूरियां बराबर होनी चाहिए और प्लस दोनों विकर्ण भी क्या होना चाहिए बराबर। हमने बताया अगर दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो समचतुर्भुज भी हो सकता था। तो हमने चारों दूरियां निकाली, हमने देखा कि पहली दूरी 18 मात्रक, दूसरी भी 18 मात्रक, अंडर रूट 18 मात्रक, अंडर रूट 18 मात्रक, यानी चारों दूरियां आई बराबर। दो विकर्ण निकाले 6 मात्रक 6 मात्रक, दोनों विकर्ण आए बराबर। इसका मतलब ए बी सी डी क्या आएंगे, वर्ग शीर्ष होंगे। ताई अब क्या क्वेश्चन नंबर 5 तो यहाँ समझे होंगे। शेष प्रश्नों को हम इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।